और अब बात होगी बंगाल, बाबरी और बवाल की। दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज बड़ा धार्मिक और राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल टीएमसी ने निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आज उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, बात कही थी। आज यानी 6 दिसंबर वही तारीख जिसे देश के सांप्रदायिक राजनीति के इतिहास में सबसे संवेदनशील माना जाता रहा है, अभी भी माना जाता है। और इसी दिन, आज ही के दिन शिलान्यास समारोह भी रखा गया है। हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। धीरे धीरे लोग जुटने भी लगे हैं। लोग अपने सिर पर ईंटें रखकर वहां पर पहुंच रहे हैं। बेलडांगा में माहौल बेहद गर्म और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रश्न ये है, सवाल ये है कि क्या ये धार्मिक भावनाओं का सम्मान है या राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश? क्या 6 दिसंबर जैसी तारीख पर ऐसा कार्यक्रम करना सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल इन सबके बीच ये कि क्या भारत में अब धार्मिक प्रतीकों की राजनीति नए दौर में प्रवेश कर रही है? कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में, लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। भारत के मुसलमानों के लिए आज भारत से अच्छा देश नहीं है, भारत से अच्छा संविधान नहीं है जो सब हक देता है। तो मुसलमानों को बाबरी नहीं बराबरी चाहिए जो हमारी सरकार दे रही है। हुमायूं कबीर ड्रामा करना बंद करे। देखिए, आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया उनकी पुण्यतिथि है। आज संविधान को भी याद करने का दिन है और संविधान ने सबको बराबरी दी है। आज बाबरी को याद करने का दिन नहीं है, बराबरी को याद करने का दिन है। भारत के मुसलमानों को बाबरी नहीं चाहिए, बराबरी चाहिए। और बराबरी ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला किया और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है, किसलिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो हम आ रहा है रात में गाड़ी में आए 11 बजे तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। भाव लगता है। कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, हमारा बहुत खुशी है। इस पर चर्चा के लिए सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सोहेल काजमी जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज इंडिया पर। क्या ये राजनीति में एक नया प्रयोग है ये जो मुर्शिदाबाद में आप देख रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में कुछ महीने में तो विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं? अचानक से बाबरी का ऐलान हो जाता है, मस्जिद हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कोई कानून नहीं, कोई अदालत में कोई फैसला नहीं। हाँ देखिए निशा जी, पहले तो गुड आफ्टरनून। दूसरा ये है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 2-3 ऑर्डर्स की बात करूंगा मैं विद इन सेकंड्स। पहला ट्रिपल तलाक का ऑर्डर आया तो हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों ने, जो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है हिंदुस्तान में, उन्होंने वेलकम किया उस स्टेप को, क्योंकि वो ऑलरेडी 22 मुस्लिम ममालिक में ट्रिपल तलाक एग्जिस्ट नहीं करता था। दूसरा, जब बाबरी मस्जिद का लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट ने हल किया तो एक भी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई या ये आशा नहीं जताई कि हमारी बाबरी मस्जिद थी, आपने क्यों डिमोलिश की, अयोध्या का बंदर क्यों बना। क्योंकि आज हिंदुस्तान का मुसलमान समझता है कि वो हिंदुस्तान के निर्माण में भागीदार है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, सबसे बड़ी जो अदालत है उसका ऑर्डर का जो निर्देश है
उसका पालन करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, और हर हिंदुस्तानी ने उस पर अमल किया। और कोई भी आपने देखा होगा, कोई उल्टी पुल्टी कहीं से भी कोई ऐसी प्रेस स्टेटमेंट नहीं आई किसी भी मुस्लिम संगठन की। जब वो इतना बड़ा बाबरी मस्जिद अयोध्या का इश्यू रिजॉल्व हो गया, और आज वेस्ट बंगाल में भी जितनी मुसीबतें हैं वो आपके सामने हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, वहां की जो और मुश्किलातें हैं आपके सामने हैं। और मुसलमान ये फील करता है हिंदुस्तान का कि भैया उसको गवर्नेंस में लाओ, एजुकेशन के स्तर को बढ़ाओ, राज्यसभा में नॉमिनेट करो जो अच्छे अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान के मुसलमान, उनका उपयोग जो है उन इदारों में करो जिनसे कि मुस्लिम कम्युनिटी का एज ए होल जो है बेनिफिट हो सकता है। ये इशू लेके आना, इसमें सिवाय सियासत के और कुछ नहीं है, और ये एक मुसीबत का घर बनेगा जिससे कि रोष जो है सोहेल सोसाइटी में काज़मी जी, बढ़ता है। ये हुमायूं कबीर जो है वो अचानक से ऐलान करते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी पार्टी से निष्कासित कर देती है 6 साल के लिए। हालांकि वो नई पार्टी बनाने की भी बात करते हैं, यहाँ पर लोगों को जुटा लेते हैं अपने समर्थन में, इस फैसले के समर्थन में लोग जुट भी जाते हैं। क्या ये टीएमसी के बीच में एक अंतरकलह की स्थिति को दर्शा रहा है? बिल्कुल, आप ठीक कहती है मनीषा जी। देखिए, पहले तो उनकी भी ये उपज थी, ममता जी की भी सोच में ये आता था कि मुसलमान वोटरों को कैसे रिझाया जाए, क्योंकि छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़े मुस्लिम वोटर्स हैं वहां भी। अब ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हम प्रोग्रेसिव अप्रोच से सियासत को नहीं चलाएंगे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान उस ग्लोबल विलेज में नहीं पहुंचेगा जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, आज हम देख रहे हैं, और हमारी आने वाली नस्ल जो है उस एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री को देखना चाहती है जिसको भारत बोलते हैं। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उनमें ये चीजें जो है, ऐसी मुसीबतें जो है, ऐसे जो कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, और हम फिर दोबारा चांद पे खड़े हो गए। अच्छा सोहेल जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है, अभी हम शहनवाज हुसैन को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को बाबरी नहीं बल्कि बराबरी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूं मनीषा जी। अब ये दो जो मैंने विजुअल आपके देखे, ये 2 मुसलमान नहीं है हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, हिंदुस्तान में बहुत से दिग्गज साइंटिस्ट हैं, हिंदुस्तान में बहुत से लोग जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आप उनको इनरोल कीजिए ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी की खेत ऐसे होल और पूरे भारत को जो है वो उसका कद जो है और बढ़ा सके। ये हिंदू मुस्लिम करना मुझे लगता है कहीं जायज नहीं है। और ये 2 जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे हटके भी मुसलमानों का दायरा है, उसको देखने की जरूरत है। अच्छा सोहेल काज़मी जी, हाई कोर्ट ने भी पल्ला झाड़ लिया। हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, निर्माण कार्य होता है, होने दीजिए, इसमें हम क्या करें? देखिए, आज जो भी ऐसी चीजें हो जाती है जो एक्सेलरेट कर देती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे ही आके चीजें रुकती हैं। लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अगर उनके पास है, क्योंकि उन्हीं का एक बागी इंसान बाहर आके ऐसी बातें कर रहा है, तो मुझे लगता है पहला प्रोरोगेटिव जो है वो ममता बनर्जी का है, उनकी सरकार का है, खासकर होम डिपार्टमेंट का है कि इसको किस तरह से विराम किया जाए या किस तरह से नेगोशिएट करके ये टूल को आगे ना बढ़ाया जाए, ताकि चीजें फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट तक ना पहुंचे। अच्छा सोहेल जी, क्योंकि अचानक से विधायक टीएमसी के हुमायूं कबीर वो पार्टी से अलग हो जाते हैं, इस ऐलान के बाद उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है, आपको लगता है क्या कि अब इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी? और ये अगर बढ़ती है तो फिर क्या पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण जैसी राजनीति भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बनेगी? देखिए, सियासत विद इन सियासत हो रही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि ये 2 फाड़ हो चुकी है। अब ये 2 से 3 टुकड़ों में बटेगी, और उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार से सीधा वेस्ट बंगाल लैंड करना चाहती है, और वो बहुत खूबसूरती से मैनेजरियल स्किल्स पे इलेक्शंस लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं फूट का जो फायदा है वो पूरे भारत में सिवाय भारतीय जनता पार्टी के अच्छी तरह और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पोजीशन में नहीं है आज पूरे भारत में जो इसका फायदा ले सकती है या इसको और एक्सेलरेट कर सकती है। ममता बनर्जी को व्यक्तिगत तौर पर उनकी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? अगर हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, वो तो कह रहे हैं कि 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान भी किया जाएगा, 135 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये अपने दम पर वो बोल रहे हैं। टीएमसी को या ममता बनर्जी को या पार्टी को कितना नुकसान होगा, क्या कहता है आपका आकलन? देखिए, मेरा जो जहां तक सोचना है, ममता बनर्जी की अपनी साख है, वो सिंपल ग्राउंडेड लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है।
और लोगों ने उसको प्यार किया है, लोगों के बीच में रहने वाला लीडर है। लेकिन हाँ, इनकम्बेंसी विद इन इनकम्बेंसी फैक्टर जब आता है किसी पार्टी में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। आपने जनसुराज को देखा होगा बिहार में, हम रोज सुबह दोपहर शाम जनसुराज देख रहे थे। लेकिन हाँ, इलेक्शन पूरे में उसने अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्लोर करने में बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली 0 सीट मिली उसको। अब यहाँ की नब्ज क्या है, यहाँ का पल्स क्या है लोगों का, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, फर्क जरूर पड़ता है। एक नरेशन जो पॉलिटिकल नरेशन है उसको चेंज करने में विरोध कहीं करने ना वाले कहीं तो जब कोई दो फाड़ होते काज़मी हैं साहब, पार्टी में विरोध तो करने उसका वाले फायदा कह होता है। रहे हैं कि अगर आपको मस्जिद बनानी है, देश में कितनी सारी मस्जिद है सर, लाखों मस्जिद है, हजारों की संख्या में मस्जिद है। मस्जिद से किसी को कोई दिक्कत आज तक ना हुई है, ना आगे होगी और ना अब है। लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। बिल्कुल, आप देखिए ना, 90 से लेके 2025 तक हम बाबरी मस्जिद करते, कितनी सरकारें शहीद हो गई बाबरी मस्जिद और अयोध्या के नाम पे। तो मैं समझता हूं ऐसी चीज को दोबारा इजाजत नहीं देनी चाहिए जिससे कि सोसाइटी टूटती है। और भारत जिस डगर पे आज चल रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। मस्जिदें ऑलरेडी इतनी हैं हर रियासतों में कि मुझे लगता है नमाजी उतने नहीं होंगे जितनी मस्जिदें हैं। मैं बहुत सी स्टेटों में, मनीषा जी, घूमता हूं और वो सबसे बड़ा गुनाह है कि मस्जिद हो, मंदिर हो और पुजारी ना हो या मौलवी ना हो या इबादत गाहें खाली हो। वो सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में भी और मुझे लगता है हिंदुइज्म में भी। तो इस्लाम में तो इसकी इजाजत नहीं है। अब तो खुदा ना खास्ता किसी की डेथ होती है मनीषा जी, जब तक 5 सफे ना हो, 50 लोग ना हो, तो मैं समझता हूं उसको गुनाह माना जाता है। तो ये इबादत गाहें, इबादत की गूंजों से गूंजें, उन्हीं को इबादत गाहें बोलते हैं। सिर्फ सियासत करेंगे और सिर्फ मस्जिदों पे मस्जिद बनाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान कम्युनिटी का भी होता है और भारत का भी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इन बातों को रखा बड़ी मुखरता के साथ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।